आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा और आवर्त सारणी में देखा कि आवर्त सारणी किसने दी, किस आधार पर आवर्त सारणी बनाई गई, उसमें कितने तत्व हैं, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया, उन ब्लॉकों की स्थिति आवर्त सारणी में कहाँ कहाँ है, कितने आवर्त सारणी में वर्ग है, कितने आवर्त हैं, F ब्लॉक को कहाँ रखा गया है। ऐसे हमने बहुत सारे जर्नल पॉइंट डिस्कस किए, जैसे द्रव्य अधातु कौन सी है, द्रव्य धातु कौन सी है, किसको चाकू से काटा जा सकता है, किसको केरोसिन में रखा जा सकता है। ऐसे हमने और भी जर्नल पॉइंट्स पे डिस्कस किया। आज हम पढ़ते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है उसको समझेंगे। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यानी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो कितना नाभिकीय आवेश अनुभव कर रहा है, कितना महसूस कर रहा है, वो उसका नाभिकीय आवेश हो गया। इस साइज के उल्टा चलता है। जैसे साइज बड़ा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, साइज छोटा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं परिरक्षण प्रभाव या प्रतिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या है कि परमाणु में उपस्थित आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये जो प्रतिकर्षण का इफेक्ट है यही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और ये साइज़ के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे किसी परमाणु का साइज बहुत बड़ा है तो परिरक्षण प्रभाव भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिकर्षण रहेगा, और ये प्रतिकर्षण प्रभाव को ही बता रहा है। अब आता है अपना स्लेटर फार्मूला। स्लेटर फार्मूला क्या है? जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया, जेड परमाणु क्रमांक हो गया, और सिग्मा परिरक्षण नियतांक हो गया। और हमने पढ़ा भी साइज जो है नाभिकीय इफेक्ट के उल्टा चलता है, और शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती है। अब एक बार सिग्मा की वैल्यू देख लेते हैं। एस और पी उपकोश के लिए बात करते हैं। एन कक्षक के लिए इसकी वैल्यू होगी 0.35, n-1 कक्षक के लिए इसकी वैल्यू होगी 0.85, n-2 कक्षक के लिए इसकी वैल्यू होगी 1। ऐसे ही डी और एफ उपकोश के लिए बात करें तो एन कक्षक के लिए वही सेम हो जाएगी 0.35, n-1 कक्षक के लिए 1, n-2 कक्षक के लिए 1। अब इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु के लिए जेड इफेक्टिव का मान ज्ञात कीजिए। देखो, पहली बात तो आपको क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ऐसे। अब देखो इसमें अपना नियम क्या चलता है इलेक्ट्रॉन बढ़ने का कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे चलते हैं। तो एक कक्षक में 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर बचा हुआ ऐसे आ गया। जो लास्ट का आ रहा है वो n हो गया, उससे जस्ट पहले n-1, फिर n-2 ऐसे आ गया। अब देखते हैं सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने बताया था एस और पी उपकोश के लिए कि n-2 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सबसे पहले तो n-1 होगा तो 0.85 होगा, n होगा तो 0.35 होगा। अब देखते हैं इसको। n कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश अनुभव कर रहा है तो 7 - 1 इंटू n। फिर n-1 कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 s में हो गए, 6 p में हो गए, इंटू n-1 कक्षक। फिर s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये कौन सा हो जाएगा? n-2। अभी 7 - 1 6, n की वैल्यू लिख दिया, प्लस फिर n- कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन थे, n-1 की वैल्यू लिख दी, प्लस ये इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है n-2 कक्षक में, और n-2 कक्षक की वैल्यू 1।
ऐसे इसको कैलकुलेट किया तो 10.9 आ गया सिग्मा की वैल्यू। अब हमसे जेड इफेक्टिव पूछ रहा था, तो जेड क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हो गया 17, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई 10.9, इसमें घटाया तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6.1। इस पे क्वेश्चन पूछता है और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं सोडियम के लिए जेड इफेक्टिव। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर इसको कक्षक के हिसाब से बांट दो। 1s2 एक हो रहा है तो एक कक्षक हो जाएगा ये, 2s2 2p6 मिलके एक कक्षक हो रहा है, फिर 3s1 एक कक्षक हो रहा है। अब पीछे से इसको काउंटिंग देना स्टार्ट करो, n n-1 n-2। अभी सिग्मा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर n-2 उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर n-1 उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इन सबको ऐड करते हुए चलेंगे। अब देखो n कक्षक की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और प्रभावी नाभिक आवेश एक इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करते हैं, तो 1 - 1 0, और 0 किसी से भी गुणा होगा तो 0 हो गया, उसको हटा ही दिया। अब बात करते हैं उसके बाद में n-1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तो इंटू 8 कर दिया, प्लस n-2 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो 2 हो गया। अब n-1 की वैल्यू लिख दी 0.85 × 8, प्लस n-2 की वैल्यू लिख दी 1 × 2 है, कैलकुलेट किया इसको तो 8.8 आ गया। अब जेड इफेक्टिव की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 11, 11 में से 8.8 घटाएंगे तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा ये 2.2। अब बात करते हैं हम परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस या परमाणु आकार। देखो क्या है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। यानी कोई विलगित परमाणु ले, उसके नाभिक और बाहर जो कोश में इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो दूरी होगी वो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। परमाणु त्रिज्या को निरपेक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा है। उसका आकार की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम या मीटर में बोले तो 10⁻⁻10 मीटर का है। अब इतने छोटी सी चीज़ में उसकी वो भी त्रिज्या ज्ञात करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत रेयर केस में पॉसिबल है। अब बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें। सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, दो सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के अंतर्नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ये दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। देखो इसके लिए क्या है कि इनमें सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के लिए ज्ञात की जा सकती है, बाकी और इसमें था कि विलगित परमाणु के लिए ज्ञात की जाएगी वो। अब बात करते हैं समधि परमाणु के लिए। हमने दो एटम लिए, एटम ए और एटम बी, प्लस इसको नाभिक को दिखा रहा है, ठीक है, कि नाभिक पॉजिटिव होता है और परमाणु उदासीन हो गया, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको प्लस से दिखा दिया है नाभिक को। दो एटम लिए, समद्वितीय परमाणु मतलब समान आकार के दो परमाणु ले लिए हमने। इसकी त्रिज्या आर होगी एक की, दूसरे की भी आर होगी। अब हमने क्या बोला कि सहसंयोजक बंध से बंधे होने चाहिए और उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या होगी d, तो d/2 लिख सकते हैं, या ये आर ये भी आर, दोनों की त्रिज्या आर होगी क्योंकि समान परमाणु है, तो आर + आर/2 ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं विषमद्वितीय परमाणु के लिए। विषमद्वितीय परमाणु के मतलब कि दोनों परमाणुओं का आकार अलग अलग हो, तब बात करते हैं। आकार अलग अलग होने का मतलब एक छोटा हो और एक बड़ा आकार का हो, तो आर छोटा है और ए एटम छोटा है, बी एटम बहुत बड़ा है, तो आर छोटे वाले एटम की त्रिज्या होगी और आर बी बड़े वाले एटम की त्रिज्या होगी।
अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी क्या है, यहाँ उनके बीच की दूरी या त्रिज्या की बात कर रहे हैं वो, ए माइनस बी, यानी ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं। तो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी। ये एक्स ए एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, जो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। कई बार ये पूछ लेता है किसने दिया, तो स्टीवेशन व शुभाकर ने दिया था ये। अब बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की। किसी धात्विक क्रिस्टल के दो धातु परमाणु के अंतर्नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। जैसे दो धात्विक परमाणु ले लिए और उनके बीच की जो त्रिज्या है, अंतर्नाभिकों के बीच की त्रिज्या का आधा। ऐसे ही हम वान डेर वाल त्रिज्या की बात करें, आरवी से लिखते हैं। वान डेर वाल त्रिज्या क्या होगी, दो सहसंयोजक बंध से बंधित अणुओं के परमाणुओं के अंतर्नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। देखो वान डेर वाल में और सहसंयोजक त्रिज्या में ये एक शर्त रख दी इसने कि सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के लिए ये ज्ञात की जाएगी। धात्विक त्रिज्या कोई भी दो धातु के परमाणु उनके लिए, और परमाणु त्रिज्या किसके लिए ज्ञात की जाएगी, विलगित परमाणु के लिए। अब वान डेर वाल त्रिज्या का एक परिभाषा और भी है, अक्रिय गैसों के परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। जैसे बात करते हैं सहसंयोजक बंध से बंधित अणु, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक हो गया, तो एक और एक मिला के दो बनेंगे S2 के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो S2 अणु बन गया। ऐसे ही दूसरा S2 अणु ऐसे ही करेगा। अब इनके अंतर्नाभिकों के बीच की दूरी, अब हीलियम परमाणु क्या है कि पहले से ही पेयर में है, He+2 की फॉर्म में ही है, और अक्रिय गैस हमेशा 2, 8, 18, 32 ऐसे पूरा आउटर सेल पूरा भर के रखते हैं पहले से ही। इसलिए तो इनको अक्रिय गैस बोलते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते, बहुत ना के बराबर करते हैं। तो इनके बीच की दूरी RA और ये RB, यानी RB का मतलब हो गया वान डेर वाल त्रिज्या। अब इन त्रिज्याओं में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये नोट वाला, कि त्रिज्या दे देगा, उनका क्रम पूछेगा कि सबसे ज़्यादा त्रिज्या कौन सी होगी। तो सबसे ज़्यादा त्रिज्या वान डेर वाल त्रिज्या होगी, फिर धात्विक त्रिज्या होगी, फिर सहसंयोजक त्रिज्या होगी। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, 3 एटम दे देगा, 3 एटम में एक एटम उदासीन दे देगा, एक पॉजिटिव दे देगा, एक नेगेटिव दे देगा। बोलेगा इनका आकार क्या है या त्रिज्या क्या है। तो देखो जिसका जितना बड़ा आकार होगा उसकी त्रिज्या भी ज़्यादा ही होगी। तो आकार भी बोल के पूछ सकता है, त्रिज्या बोल के पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ऋणावेशित परमाणु की त्रिज्या आकार होगा, फिर उदासीन परमाणु, फिर धनावेशित परमाणु। अब ये आयनिक त्रिज्या ऐसे ही क्या हो जाएगी, IR माइनस वाला की सबसे ज़्यादा होगी, फिर I की, फिर I प्लस की। अब इस पे एक क्वेश्चन है पूछा गया एग्जाम में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है कि धनावेशित परमाणु का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। बात तो सही है कि धनावेशित परमाणु का आकार जो उदासीन परमाणु से छोटा है, हमने देखा भी इधर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा पॉइंट, ऋणावेशित परमाणु का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, हमने देखा इधर कि ऋणावेशित परमाणु उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन Na+ लिख रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो इसमें 10 हो गए, तो 11 बड़ा हो जाएगा 10 से। ऐसे ही बात करें सेकंड केस की, क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव में।
क्लोरीन 17 पे आ रहा है। क्लोरीन 17 का मतलब क्लोरीन 17 माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, तो 17 से ज़्यादा बड़ा होगा 18, तो ये भी सही है। अब बात करते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आकार घटता है। जैसे बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे है और फ्लोरीन 9 पे है। अब परमाणु क्रमांक बढ़ने पे इसका आकार घट रहा है। क्यों घटता है? क्योंकि उस पर चार्ज कितना है। फ्लोरीन पे सबसे कम चार्ज है, ऑक्सीजन पे फिर -2 चार्ज है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है। तो सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन -3 का, फिर ऑक्सीजन -2 का, फिर फ्लोरीन माइनस का सबसे कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अभी तक हमने क्या देखा, ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे ये आवर्त सारणी का एक रफ स्ट्रक्चर बना रखा है हमने कि आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? साइज कम होता जाएगा। साइज कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जैसे देखो लिथियम का बड़ा साइज है, फिर बेरिलियम का और कम हो जाएगा, बोरोन का और कम हो जाएगा, कार्बन का और कम, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। लेकिन नियोन तक आते आते वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसको स्थायी गैसें भी कहते हैं। ऐसे ही हम बात करें आवर्त सारणी के वर्ग में, यानी टॉप से बॉटम की तरफ, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हर एक एटम में एक कोष बढ़ता जाएगा। जब कोष की संख्या बढ़ रही है तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ गई तो त्रिज्या भी बढ़ गई। तो लिथियम से सीजियम तक आते आते बढ़ता जा रहा है। अब इधर बॉक्स में बात करते हैं कि जब जब साइज बढ़ रहा है तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। ऐसे ही दूसरे केस में साइज कम हो रहा है तो सीडिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव भी कम हो रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जब साइज सेम है तो जेड इफेक्टिव और सीडिंग इफेक्ट दोनों इक्वल होंगे। ये भी कई बार पूछ लेता है कि परिरक्षण प्रभाव का SPDF में क्रम बताओ, तो सबसे ज़्यादा SPDF इस प्रकार आ जाएगा। क्योंकि S कक्षक के जो एटम है उनका आकार बड़ा है, और आकार बड़ा है तो परिरक्षण प्रभाव भी ज़्यादा होगा। फिर P का है, फिर D का है, फिर F का है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, भी पूछ लेता है कई बार कि हम बोरोन फैमिली में बोरोन से टेलुरियम तक जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्रम चेंज होता है। एल्यूमिनियम का ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा गैलियम की तुलना में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है तथा जिससे परिरक्षण प्रभाव कम होता है, अतः साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये नोट में लिखा हुआ है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या कारण है कि 4D श्रेणी के तत्वों का आकार 5D श्रेणी के तत्वों के लगभग समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथेनाइट संकुचन। देखते हैं। जर्नल क्रम तो क्या होना चाहिए था कि 3D का आकार सबसे बड़ा होगा, 3D का सबसे छोटा, फिर 4D का, फिर 5D का सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि 3D से बड़ा 4D का आकार है, लेकिन 4D और 5D का आकार इक्वल सा हो रहा है। किस कारण हो रहा है? लेंथेनाइट संकुचन के कारण। तो थोड़ा सा याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब बात करते हैं अपने अगले एरो पे। कल के वीडियो में हम अब आयनिक वियोग क्या है, विद्युत ऋणता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और आज तक लैब असिस्टेंट में आए हुए क्वेश्चन ये सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को फैलाएं ताकि हमारी साइंस फैसिलिटी जो चैनल है, परिवार है, वो और बढ़े और आप लोगों की मदद हो उसके। सो थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो, क्यूरी हो तो यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।